गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पालमपुर की कहानी के सेकंड वीडियो में हैं। हमने देखा बच्चों कि हरित क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों के प्रयोग से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिससे किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए भी गेहूं बच गया है, जो कि उनकी अतिरिक्त आय का साधन है। अभी तक हमने बहुविधि फसल प्रणाली पढ़ ली है। अब मिश्रित कृषि प्रणाली क्या है? मिश्रित कृषि प्रणाली यानी कि उसी भूमि के टुकड़े पर हम कृषि के अलावा अन्य चीजें भी, अन्य क्रियाएं भी करें। जैसे कि हम उसी भूमि पर अनाज बोए, किनारे मेड़ों पे फल, साग, सब्जियां, इसके अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि क्रिया भी जो हम करते हैं, इसे बोलते हैं मिश्रित कृषि प्रणाली। आधुनिक कृषि प्रणाली के फलस्वरूप हमने जो कीटनाशकों, रासायनिक खादों का प्रयोग किया, क्या वह भूमि धारण कर पाएगी? हमें पता है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसे हमें बहुत संभाल कर प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी को ही बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब हम इस भूमि पर कीटनाशकों का, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। भूमि में जल का अत्यधिक प्रयोग करने से नलकूपों के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल, जिसे भौम जल स्तर बोलते हैं, वह भी घटता है। हम देखते हैं कि जब हम रासायनिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो ये पौधे पानी के द्वारा जल्दी ही अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन इसे मिट्टी लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती और हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा ये बह के जो जितने भी केमिकल है, रासायनिक खाद वगैरह, कीटनाशक, ये जलाशयों में चले जाता है, नदियों में, नदियां प्रदूषित होती है और इस जल का उपयोग जब हम करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हमने देखा कि आधुनिक कृषि प्रणाली का बहुत ज्यादा उपयोग करने से हमारी जो मिट्टी है, भूमि है, उसकी उपजाऊ शक्ति, उसकी उर्वरता पर बहुत कमी आई है। अब पालमपुर में क्या भूमि का वितरण समान है? समान रूप से भूमि सभी लोगों को मिली हुई है? नहीं। हम देखते हैं वहां 450 परिवार, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार, 150 परिवारों के पास तो भूमि है ही नहीं। वे दलित है, अनुसूचित जाति के लोग हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवारों के पास भूमि के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिससे उनके परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती। इसे हम पालमपुर के ही एक किसान के द्वारा समझते हैं। 1960 में गोविंद के पास भूमि का एक टुकड़ा था, जिससे वह अपने परिवार को भरण पोषण कर रहा था। बहुत ऐसो आराम से तो नहीं रहता था, परंतु आराम से अपने परिवार का पालन कर रहा था। उसके पास एक भैंस भी थी, जिससे अतिरिक्त आय होती थी। 3 बेटों की सहायता से वह खेती कर रहा था। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वही भूमि का बड़ा टुकड़ा 3 छोटे छोटे भागों में बंट जाता है। अब गोविंद के तीनों बेटे में सिंचाई का बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक कृषि प्रणाली का भी वह उपयोग कर रहे हैं, परंतु फिर भी वह अपने परिवार के पालन के लिए अनाज उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह भूमि के टुकड़े बहुत छोटे छोटे हैं। इस तरह से हम देखते हैं जब भूमि के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं तो उससे हम पर्याप्त उपज पैदा नहीं कर पाते। अब उन्हें अपनी गुजर बसर के लिए अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ेगा। आप अपनी बुक के चित्र में देख सकते हैं, चारों तरफ बिखरे हुए खेत, कहीं छोटे छोटे टुकड़े, कहीं बड़े बड़े प्लॉट है। पालमपुर में बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं पालमपुर में भूमि का असमान वितरण है, जिसे आप रेखा चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। भूमि समान रूप से नहीं बांटी गई है। अब उत्पादन का दूसरा कारक श्रम, जिसे हम पढ़ते हैं कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। हम देखते हैं कि छोटे किसान तो अपने खेतों में काम
अपने परिवार के सदस्यों की मदद से कर लेते हैं, उन्हें किसी और की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। परंतु जो बड़े किसान हैं, उनको अपने खेत में काम करने के लिए अन्य व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें वह श्रमिक के रूप में रखते हैं। इन श्रमिकों का फसल पर कोई अधिकार नहीं होता, उन्हें तो काम के बदले किसानों से मजदूरी मिलती है। ये मजदूरी दैनिक भी हो सकती है और साल भर के लिए भी उन्हें काम मिल सकता है। जैसे डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, वह 60 रुपए रखी गई है, परंतु डाला को 35 से 40 रुपए ही मिलते हैं। क्योंकि हम देखते हैं पालमपुर में कंपटीशन बहुत है, बहुत से ऐसे श्रमिक है जिनकी अपनी भूमि नहीं है, तो वह कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार रहते हैं। पालमपुर में ही नहीं, हमारे देश के कई राज्यों में ये स्थिति है। उत्तराखंड को ही ले लीजिए, हमारे यहाँ भूमि के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, उस पर इतनी उपज नहीं होती, परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से हो सके, तो कई लोग और अधिकतर अनुसूचित जाति, दलित जाति के लोग हैं जिनके पास अपनी भूमि के टुकड़े भी नहीं है, तो वे काम के लिए दूसरे राज्यों में, दूसरे इलाकों में प्रवास के लिए मजबूर है। इसीलिए पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वे काम की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। इस तरह से हमने श्रम की स्थिति पढ़ी। अब तीसरा जो उत्पादन का साधन है, पूंजी। अब खेतों में काम करने के लिए पूंजी चाहिए। हम देखते हैं जो आधुनिक कृषि प्रणाली है, उसमें रासायनिक खाद के लिए, कीटनाशक के लिए, पानी के लिए, HYV बीजों के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जबकि परंपरागत कृषि प्रणाली में हमें उतनी ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस पूंजी की व्यवस्था कहाँ से होती है? जो छोटे किसान है वे बड़े किसानों से कर्जा ले लेते हैं। कि इस बुक में सविता की कहानी है। सविता एक छोटी किसान है, वह इस बार अपने खेत में गेहूं बोना चाहती है। इसके लिए उसे पानी चाहिए, बीज चाहिए, कीटनाशक चाहिए और अपने औजार की मरम्मत भी करानी है। कुल मिला के उसे कार्यशील पूंजी के रूप में 3000 रुपए चाहिए। तो वह ये 3000 रुपए कहाँ से ले? एक बड़ा किसान तेजपाल गांव में है, वह उसी से कर्जा लेती है और वह उसे 24% ब्याज की दर पर 4 महीने के लिए ये रुपया देता है, जो कि हम सब जानते हैं बहुत ऊंची ब्याज की दर है 24%। परंतु सविता मजबूर है और तेजपाल उससे ये भी कहता है कि उसे उसके खेत में 35 रुपए मजदूरी पर काम करना पड़ेगा। सविता इस कठोर शर्त को मान लेती है, वह अपने खेतों में काम करेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी काम करना है, घर में बच्चों का भी पालन पोषण करना है, इतने सारे काम उसे करने हैं, क्योंकि उसे पता है छोटे किसानों को कर्जा मिलना बहुत कठिन है। इसी के विपरीत जो बड़े किसान हैं, वह अनाज का उत्पादन करते हैं, अपने उपयोग के बाद जो बचता है मंडी में बेचकर वह पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। इस तरह से हम पूंजी की स्थिति पढ़ते हैं। हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम, पूंजी और खेती में उनके उपयोग के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम कुछ गैर कृषि क्रियाएं पढ़ेंगे। पालमपुर में 25% लोग गैर कृषि क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी उद्योग प्रचलित है। वहां लोग पशुपालन, भैंस वगैरह, भैंस गाय पालते हैं और उसका दूध पास के बड़े गांव रायगंज में बेचते हैं। रायगंज में शाहपुर के 2 व्यापारियों ने दूध संग्रहण व शीतल केंद्र खोल रखा है, यानी कि दूध का कलेक्शन वहां होता है और कोल्ड स्टोरों में रखा जाता है, जिससे कि वह खराब ना हो, फिर वह आसपास के गांव शहरों में बेचा जाता है। तो इस तरीके से वहां के लोग डेयरी उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। दूसरा, पालमपुर में लघु विनिर्माण भी चल रहा है। लघु विनिर्माण बच्चों जैसे कि छोटा मोटा उद्योग धंधा, जैसे गुड़ बनाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई, कढ़ाई, मुर्गी पालन, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम घर में ही परिवार के सदस्यों की मदद से घर खेत में ही कर सकते हैं। उसे हमें अतिरिक्त लोगों की जरूरत बहुत कम पड़ती है। इसे बोलते हैं लघु विनिर्माण उद्योग। पालमपुर में 50 से कम लोग लघु विनिर्माण में जुड़े हुए हैं। इसमें 2 लोगों की कहानी आपके पाठ में दी गई है, जैसे मिश्री लाल और करीम। मिश्री लाल ने गांव में गुड़ पेरने की मशीन ली है। पहले जब बिजली नहीं थी तो गुड़ पेरने का काम
बैल के द्वारा किया जाता था, किंतु अब मशीन आ गई है तो कार्य सरल हो गया है। अपने खेतों के गन्ने व अन्य किसानों से गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाने का कार्य करता है। फिर गुड़ बनाकर मिश्री लाल शाहपुर के व्यापारियों को बेचता है, जिससे उसे अतिरिक्त लाभ हो रहा है। दूसरा करीम को देखते हैं हम। करीम ने गांव में ही एक छोटा कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है। करीम ने देखा गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर सीखने जाते हैं, तो उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपने घर में ही जो कमरे बाजार की तरफ खुलते थे, उधर पे 2 कमरों में कंप्यूटर केंद्र खोला। गांव की ही 2 महिला जो कंप्यूटर प्रशिक्षण जिन्होंने ले रखा था, उनको वहां रखा कंप्यूटर सिखाने के लिए, और फिर कंप्यूटर खरीदे, जिससे वहां बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं। इस तरह से करीम को भी अतिरिक्त लाभ होने लगा। ऐसे ही पालमपुर में कुछ लोग दुकानदारी से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि गांव में छोटे मोटे सामान के लिए दुकान खुली होती है और गांव में उपयोग के लायक सारा सामान उन दुकानों में मिल जाता है। पालमपुर में कुछ परिवारों ने, जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, दुकानें खोल रखी है। इस तरह से उन्हें भी अतिरिक्त कमाई होती है। अब कुछ लोग परिवहन से जुड़े हुए हैं। पालमपुर से रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसे भैंस बग्गी, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रिक्शा वाला, तांगे वाला, जीप आदि कई परिवहन चलते हैं। कई लोग परिवहन सेवाओं में शामिल हैं और इसी से अपनी जीविका चला रहे हैं। इस तरह से हमने इस पाठ पालमपुर के जरिए एक गांव की गतिविधियां पढ़ी, कैसे उत्पादन के संगठन, कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं, क्या क्या कार्य गांव में होता है। इस कहानी के जरिए आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, आगे जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।